तो गाइस आज हम कल्चर का पार्ट 6 देखेंगे। पीटी 365 सीरीज़ कल्चर का पार्ट 6 देखेंगे। और आज हम जो है 7.5 इशू जो था वहाँ से शुरू करेंगे। हम बात करेंगे पूम पुहार की, और क्वेश्चन ये पूम पुहार को जो है डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ से हम बिगिन करेंगे और देख लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज के कंटेंट देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो पूम पुहार की बात करनी है कि पूम पुहार को डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। दूसरा हमें टॉपिक पढ़ना है अर्ली ह्यूमंस, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में रहते थे ऑलमोस्ट 80,000 साल पहले। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। तीसरा हम न्योलिथिक एज के टाइम में शिवलिंगा की एक डिस्कवरी हुई है, उसकी बात करेंगे। नगरधान एक्सकवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करेंगे। और उसके अलावा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज जो न्यूज़ में थी उनकी हम लोकेशन देखेंगे कि कौन सी मॉनेस्ट्री कहाँ पर थी, क्योंकि ये हमारी मैच दी फॉलोइंग में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल जो आज हमें पढ़ना है वो ये है कि पूम पुहार को डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। पूम पुहार की बात करें तो ये एक पोर्ट सिटी है तमिलनाडु में, और ये जो है नदी के नीचे दब गई थी और जलमग्न हो गई थी 1000 साल पहले। तो इसी को जो है, क्योंकि ये जलमग्न हो चुकी है, तो इसी को जो है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए डिजिटल हेल्प ली जा रही है और डिजिटल माध्यम से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इसका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका नाम है इंडिया डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट। अब पूम पुहार की अगर बात करें तो पूम पुहार, उसका दूसरा नाम पुहार भी है, या इसको कावेरी पट्टिनम भी कहा जाता था। ये जो है आपकी प्राचीन चोला जो सब आपकी डायनेस्टी थी उसकी ये राजधानी हुआ करती थी। और उस वक्त मतलब 600 बीसी से 300 बीसी की टाइम की बात है। तो ये जो है चोलास की राजधानी थी। ये कावेरी नदी के जो है तट पे स्थित थी। और संगम लिटरेचर में स्पेसिफिकली जो तमिल क्लासिक आपकी शिल्पादिकरम है, वहाँ पे जो है इसकी चर्चा की गई। तो हमने पिछले अपने आर्टिकल में देखा था कि जो शिल्पादिकरम है वो आपका एक जैन मुनि थे अडिगल, उनके द्वारा लिखा गया था। तो उन्होंने जो है इसकी काफ़ी चर्चा की है। उसके अलावा प्लिनी और टोलमस ने भी इसकी चर्चा की है। टॉलमी की जो आपकी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी है उसमें इसकी चर्चा की गई है। इसको जो है कडाकोल की वजह से ये जलमग्न हो गई थी। कडाकोल का मतलब होता है बढ़ता हुआ समुद्री लेवल या बढ़ता हुआ समुद्री जल स्तर। तो पूम पुहार की अगर हम मैप में लोकेशन देखेंगे तो ये आपकी यहाँ पर जो है पूम पुहार स्थित है, तमिलनाडु में है ये। आप यहाँ देखिए ये चेन्नई है, चेन्नई से काफ़ी नीचे इधर आपका पूम पुहार लाई करता है। तो यहाँ पे हमारी जो है पूम पुहार की साइट थी। फिर अगर हम इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट की बात करें जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, तो ये प्रोजेक्ट क्या है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पे जो है डिजिटल या प्रौद्योगिकी माध्यम से जो है इसको जो भी हमारे हेरिटेज साइट्स हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन करने की एक पहल की गई है। बेसिक गोल क्या है इस प्रोजेक्ट का कि एक जो है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके या फिर स्थानिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, भू स्थानिक टेक्नोलॉजी बोला जाता है जियो स्पेशल को, तो उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे कि हम जो भी हमारे ऐसे हेरिटेज साइट थे जो कि अब नहीं रह गए हैं उनको हम डिजिटल फॉर्म में अब प्रिजर्व करेंगे। तो इसका ये जो है एनालिटिकल टूल्स वगैरह को भी यूज़ करता है जिससे कि कला इतिहासकार वगैरह को मदद मिल सके और वो इस बारे में अध्ययन भी कर सकें। इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो पहला हमारा प्रोजेक्ट हमने रिकंस्ट्रक्ट किया था वो था डिजिटल हम्पी। तो यहाँ पे जो हम्पी की साइट थी उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। अब अगर हम पोर्ट सिटीज़ की बात करें, कुछ एंशियंट टाइम में कुछ पोर्ट सिटीज़ काफ़ी फेमस थी। पहली है आपकी सूरत। तो सूरत हमने देखा था कि ये आपकी जो है यहाँ पे गुजरात आएगा, ये गुजरात में स्थित थी और ये हमारे वेस्टर्न ट्रेड के लिए काफ़ी फेमस थी। तो आपने देखा सुना भी होगा कि सूरत में काफ़ी जो है आपके बहुत सारे जो वेस्टर्न ये आए थे, ट्रेडर्स आए थे, सब ने सूरत में अपनी फैक्ट्रीज बनाई थी। तो मुगल पीरियड में काफ़ी फेमस थी। दूसरा जो पोर्ट सिटी है कांची, कांची इसको जो है कांचीपुरम भी कहा जाता है, और ये हमारा जो है तमिलनाडु में स्थित है। और ये 600 बीसी से लेकर के 300 बीसी के वक्त काफ़ी फेमस था। चाइनीज़ यहाँ पे शिप्स आते थे, चाइनीज़ शिप्स यहाँ से जो है पर्ल्स मतलब मोती और ग्लास और बाकी जो रेयर स्टोन्स हैं उनको लेकर के जाते थे, और रिटर्न में वो हमें यहाँ पे गोल्ड और सिल्क वगैरह बेचते थे। फिर अगर हम मदुरई की बात करें तो मदुरई भी आपका तमिलनाडु में स्थित है। ये उस वक्त पांड्या का एम्पायर था। तो आप देखिए चोलास का भी हमने देखा था, चोलास का पुहार था, और पांड्यास का आपका क्या है, मदुरई है। तो ये आपको याद रखना है। फिर बरोच को हम बरगाइज़ा भी कहा जाता है, और ये आपका गुजरात में स्थित है। बड़ोच को बरुगासा जो है बोला जाता है काफ़ी सारे साहित्यों में। तो ये आपका गुजरात में है और ये आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है।
यहाँ पे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पाथवे हो, जो आप अरेबियन सी वाला जो पाथ है, ट्रेड रूट है, उसको ये कनेक्ट करता है, इसीलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका पोर्ट सिटी था। फिर दूसरा है आपका सौराष्ट्र। सौराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इसको सिरस्रीन वो भी बोला जाता था, और इसको ये सरोठ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के, और ये भी एक ग्रीक्स के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पोर्ट सिटी हुआ करता था। नेक्स्ट आपका सोपारा है, इसको सुपारा भी बोला जाता है, और ये आपका जो है इसको आज के दिनों में नल सोपारा बोलते हैं। ये पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, काफ़ी फेमस। अभी आपका सुना होगा पालघर डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बुरी कंट्रोवर्सीज की वजह से फेमस था, तो फेमस हुआ है अभी। तो ये महाराष्ट्र में है पालघर डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पे आपका जो पोर्ट है ये सोपारा पोर्ट था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट था, और यहाँ से हम मेसोपोटामिया, इजिप्ट, मिस्र, इजिप्ट, कोचिन, अरेबिया और ईस्टर्न अफ्रीका में ट्रेड करते थे। नेक्स्ट जो आपकी पोर्ट सिटी है वो मुजरिस है। मुजरिस ये हमारी इंडो रोमन पोर्ट है, मतलब कि ये जो आपके रोमन्स थे उनके साथ यहाँ पे ट्रेड किया जाता था, और ये मालाबार कोस्ट में है। मालाबार कोस्ट आपको पता है, केरला के कोस्ट को हम मालाबार कोस्ट कहते हैं, तो ये मालाबार कोस्ट में स्थित है, और ये 1st सेंचुरी BC से के टाइम पे काफ़ी फेमस था। नेक्स्ट जो पोर्ट है आपका कोरकाई है। कोरकाई अगेन तमिलनाडु में स्थित है, और ये तमिलनाडु के ट्यूटिकोरिन या टूटुकुडी डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, और 2000 साल पुराना कम से कम ये पोर्ट है, और ये हमारा पांड्यास की अर्ली कैपिटल था। तो आज हमने जो है पांड्यास की भी कैपिटल देख लिया है, आपका जो है चोलास की भी कैपिटल देख लिया है। तो पांड्यास की अर्ली कैपिटल हमारा कोरकोई है, और लेट कैपिटल हमने देखा था अभी कि मदुरई है। फिर नेक्स्ट आपका पोदुका है। पोदुका को ही आरिकमेडु भी बोला जाता है, और ये पोदुका को आज के मॉडर्न टाइम्स में हम पोदुचेरी बोलते हैं, यह पुडुचेरी इसका नाम है। तो पोदुका का जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, अगर इसकी बात करें तो ये आपका जो है ये पेरिप्लस के में भी काफ़ी मतलब लिखा हुआ है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन सी जो एक फेमस बुक है अननेम्ड राइटर की, उसमें इसका जिक्र किया गया हुआ है, और इसमें ये बताया गया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट था एंशंट मतलब हमारे एंशंट भारत में, या हमारे पहले वाले मतलब हमारे भारत में, प्राचीन भारत में। फिर नेक्स्ट आपका पोर्ट है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति की अगर बात करें तो ये हमारा वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, और ये तामलुक डिस्ट्रिक्ट है मिदनापुर में, वहाँ पर ये पोर्ट सिटी पाया जाता है। ताम्रलिप्ति की बात करें तो ताम्र हमारा जो शब्द आता है ये कॉपर से आता है, तांबे से आता है, और ये तांबे से इसलिए आता है क्योंकि तांबा जो है पास के एरिया में घटशिला में, जो कि सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे एक्सट्रैक्शन होता था, और उसको जो है इस पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता था या विदेश निर्यात किया जाता था, तो इसीलिए इसका नाम ताम्रलिप्ति रखा गया है। और कुछ पोर्ट्स जो फेमस हैं वो है मडकम पोर्ट, या इसको जो है सोप्तमा पोर्ट भी कहते हैं, ये भी तमिलनाडु में है। मसूलीपट्टनम ये पता है आपको कि आंध्र प्रदेश में है। दरसाना जो पोर्ट है ये आपका ओडिशा में है, और तागरा जो पोर्ट है ये आपका कल्याणी को वेंगी से जोड़ता है, और ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अब नेक्स्ट जो हमें टॉपिक देखना है वो है अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन नॉर्दर्न इंडिया 80,000 ईयर्स एगो, मतलब उत्तर भारत में ऑलमोस्ट 80,000 साल पहले भी आरंभिक मानव का विकास हुआ था, ऐसा फाइंड किया गया है। तो अभी हाल ही में एक एक्सकवेशन मतलब खुदाई हुई थी, जो कि धाबा जो आपका अपर सोन वैली में स्थित है, वहाँ की घाटियों में इसकी खुदाई मतलब वहाँ की खाइयों में खुदाई की गई थी, और अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो ये मध्य प्रदेश में लाई करता है, और यहाँ पे जो खुदाई हुई है वहाँ से ये एविडेंसेस मिले हैं कि हमारी जो ह्यूमन ऑक्यूपेशन है, मतलब जो हमारे ह्यूमन मतलब जो लोग आदिम मानव की अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट 80,000 साल पहले भी यहाँ पे रहते थे, इस एरिया में रहते थे, इस पर्टिकुलर खाई में इनके अवशेष पाए गए हैं। तो बाकी क्या तथ्य हैं और इससे रिलेटेड, पहली चीज़ ये है कि ये अगर हम उत्खनन की बात करें या इस एक्सकवेशन की बात करें तो यहाँ से हमें एक लार्ज इंडस्ट्री टूल इंडस्ट्री मिली है। टूल इंडस्ट्री की बात करें तो मतलब आपको पता होगा कि जो पैलियोलिथिक और वगैरह जो साइट्स होती थी वहाँ पे जो आदिम मानव होते थे वो आपके जो है पत्थर को तोड़ करके उनसे जो है अपने अलग अलग टूल्स बनाते थे, औजार बनाते थे। तो यहाँ पे इन जो टूल इंडस्ट्री है वो पाई गई है। उसको अगर हम हिंदी में बोलें तो यहाँ पे वृहद उपकरण आपका उपकरण वाली जो वो है आपकी फैक्ट्री वो पाई गई है, वृहद उपकरण उद्योग बोलते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं, मतलब लोग यहाँ पे जो है टूल्स को बनाते थे। फिर ये एक बहुत बड़ी मेगालिथिक टूल साइट है, तो मतलब ये हमारे अगर हम पाषाण काल की बात करें तो ये महापाषाणिक काल या मेगालिथिक टूल वाले युग से बिलोंग करता है। और यहाँ पे जो कार्बन डेटिंग की गई है टूल्स की वो 80,000 से 65,000 साल पहले की हैं, और उनमें से कुछ छोटे टूल्स भी पाए गए हैं
तो जो बड़े टूल्स थे उनकी जो बड़े बड़े आपके महापाषाणिक उपकरण देखे हैं वो 65 साल से 80,000 साल पुराने हैं, और जो छोटे टूल्स हैं वो 50,000 साल तक पुराने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूसली जो ह्यूमन आपका पॉपुलेशन हुआ या मानव का निरंतर आवास है उस जगह पर था, और ये आपका पैलियोलिथिक से लेकर के मीसोलिथिक से लेकर के न्यूलिथिक एज तक यहाँ पे कंटिन्यूसली ह्यूमंस रहते थे। फिर ये जो टूल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, मतलब काफ़ी मिलते जुलते हैं आपके और जो स्टोन टूल्स पाए गए थे अफ्रीका मिडिल स्टोन एज से, मतलब आपका जो अफ्रीकी मध्य पाषाण युग है वहाँ से काफ़ी मिलते जुलते टूल्स हैं। और ये जो पाषाणिक उपकरण हमने देखे थे ये अरबिया या से पाए गए थे। उसके अलावा ये कुछ आपके ऑस्ट्रेलिया से भी टूल्स मिले हैं, उनसे भी मिलते जुलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये शायद होमो सेपियंस के द्वारा ही बनाए गए होंगे। तो हमने देखा था कि जो पुराने टाइम में अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो ह्यूमंस की होमो सेपियंस के अलावा होमो इरेक्टस वगैरह स्पीशीज़ और भी थी। तो ये जो टूल्स हैं क्योंकि ये अफ्रीका जैसे हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया से भी मिलते जुलते हैं और यहाँ पे होमो सेपियन स्पीशीज़ थी, तो यही माना जा रहा है कि जो ये टूल्स बनाए हैं ये भी होमो सेपियन स्पीशीज़ का ही उत्पाद हैं। तो इस फाइंडिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है ह्यूमन पॉपुलेशन के डिस्पर्सल के बारे में या आबादी प्रसार के बारे में। तो ये फाइंडिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो कि बात करती हैं, जो बहुत सारी प्रतिस्पर्धी थ्योरीज़ हैं, सिद्धांत हैं, और उनके संबंध में इसमें से दो चीज़ें हम डिराइव कर सकते हैं, दो फाइंडिंग्स को हम निकाल सकते हैं अपनी इस दो चीज़ें हम कंक्लूड कर सकते हैं इस फाइंडिंग से। पहली चीज़ ये कि जो कॉमन व्यू था होमो सेपियंस के बारे में कि वो जो माइग्रेशन उनका हुआ है वो ऑलमोस्ट 50 साल 1000 साल पहले हुआ है, तो ये जो आपका कंक्लूजन था ये गलत सिद्ध होता है। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ जब वो 80,000 पहले भी होमो सेपियंस का जो एक पाई गई है आपकी प्रजाति जो कि अब हमारे इस नर्मदा वैली सोन वैली में रहते थे, इसका मतलब ये है कि अफ्रीका से वो ऑलमोस्ट 80,000 पहले कम से कम निकल चुके थे। तो ये जो थ्योरी थी ये गलत हो जाती है। दूसरी जो थ्योरी है अभी रिसेंट टाइम में अगर हम जीवाश्म या फॉसिल एविडेंसेस देखेंगे तो इससे ये पता चलता है कि तो जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं या आधुनिक मानव है ये 2 लाख साल पहले भी ग्रीस मतलब यूनान और अरब में तथा 80,000 से लेकर के 1 लाख साल पहले चाइना और के आसपास जो है निकल चुके थे। तो अफ्रीका से आउट मूव कर चुके थे ऑलमोस्ट 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले। अब इसके अलावा एक और जो थ्योरी थी वॉल्केनिक विंटर हाइपोथेसिस वो भी गलत सिद्ध होती है। वॉल्केनिक विंटर हाइपोथेसिस को अगर हम हिंदी में बोलें तो वो कहा जाता है वॉल्केनिक विंटर परिकल्पना। ये भी गलत सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ ये जो आपकी वॉल्केनिक विंटर हाइपोथेसिस थी वो ये कहती है कि 74,000 साल पहले टोबा वॉल्केनिक सुपर इरप्शन हुआ था। मतलब टोबा वॉल्केनो में एक ज्वालामुखी में बहुत तेज़ी से विस्फोट हुआ था, और ये आपका जो विस्फोट था ये सुमात्रा की जो आपकी आइलैंड है उसके आसपास हुआ था। और ये माना गया था कि इस विस्फोट की वजह से कई सालों तक मतलब दसियों साल तक लावा फैल गया था आसमान में, और क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आपका क्लाउड्स हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट जो है क्लाउड में हो गई थी, एटमॉस्फेयर में हो गई थी, उसकी वजह से ठंडक हो गई थी और वॉल्केनिक विंटर उसको बोला जाता है। तो ये जो है पूरी अर्थ में वॉल्केनिक विंटर हो गई थी। तो अगर ऐसा था तो 74,000 साल पहले अगर ऐसा था तो फिर कंटिन्यूस ह्यूमन पॉपुलेशन जो है इस वैली में कैसे पाई गई। तो इसीलिए इस वैली में जो कंटिन्यूस ह्यूमन पॉपुलेशन पाई गई है उससे ये वाली थ्योरी हमारी गलत डिस्कार्ड हो जाती है। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट आपका वॉल्केनिक विंटर थ्योरी का है वो ये कहता है कि विंटर से न केवल कूलिंग हुई थी अर्थ के सरफेस की, बल्कि इससे जो है अत्यधिक आबादी को भी काफ़ी सारी हमारी जो आबादी है वो भी नष्ट हो गई थी इस इरप्शन की वजह से। तो अगेन ये वाली थ्योरी भी गलत हो जाती है कि लोग अगर नष्ट हो गए थे तो सुमात्रा के काफ़ी पास है इंडिया, तो ऐसे में इंडिया के अंदर ये कंटिन्यूस पॉपुलेशन कैसे आ गई। तो इसीलिए दोनों थ्योरीज हमारी गलत हो जाती हैं। अब हम टॉपिक 7.7 देखेंगे। ये बात करता है न्यूलिथिक एज शिवलिंगा इज डिस्कवर्ड। तो अभी नव पाषाण काल का जो है शिवलिंग एक खोज हुई है। तो ये कहाँ पर आपकी खोज हुई है? ये खोज हुई है भैरव स्वामी टेम्पल में, और ये मोब्रू हिलॉक में पाया जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो अगर हम इस शिवलिंग की बात करें तो ये माना जाता है कि ये आपका जो शिवलिंग है ये नव पाषाण युग में मतलब न्यूलिथिक एज में ऑलमोस्ट 3000 से 2800 बीसी पहले नेचुरली फॉर्म हुआ है, मतलब प्राकृतिक रूप से इसकी ये फॉर्म हुआ है। की शिवलिंग की इसकी ये खोज ये पता चलती है कि हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी न्यूलिथिक एज में उस वक्त लोग जो है मूर्तियों की पूजा करते थे और भगवान की पूजा मतलब देवी देवताओं की पूजा खड़ी मुद्रा में करते थे। अब
अब अगर हम न्यूलिथिक एज की बात करें तो न्यूलिथिक एज जो है आपकी पैलियोलिथिक एज के बाद आई थी। आपकी पैलियोलिथिक के बाद आपकी मीसोलिथिक और मीसोलिथिक के बाद आपकी न्यूलिथिक एज आई थी। तो न्यूलिथिक एज की बात करें तो यहाँ पे जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन काफ़ी आगे पहुंच चुकी थी। जो हमारे जो टूल्स थे, जो भी हमारे पाषाण के, जो भी पत्थर के जो भी टूल्स हम बनाते थे, वो काफ़ी जो है उनमें इम्प्रूवमेंट आ गया था। हमने पॉलिशिंग करना शुरू कर दिया था और उसके अलावा हमने जो है ग्राइंडिंग करना शुरू कर दिया था। पॉलिशिंग ग्राइंडिंग होने लगी थी टूलों की, और हमने जो है डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंस होने लगी थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पॉलिश युक्त पाषाण उपकरण बनाने शुरू कर दिए थे। घरेलू उत्पादों में हम जो है पशुओं पर निर्भर हो गए थे, और हम एनिमल्स पे और हम जो है डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स के ऊपर भी निर्भर हो गए थे। और हमने जो है सेटलमेंट कर लिया था परमानेंट विलेजेस में, और एग्रीकल्चर जो है शुरू कर दी थी ह्यूमन ने न्यूलिथिक एज में। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अगर न्यूलिथिक साइट्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बुर्ज होम और गुफकराल, ये आपकी कश्मीर में पाई जाती हैं। फिर चोपनी मांडो, ये यूपी से पाई जाती है। ब्रह्मगिरी और तेकलकोटा, ये आपकी कर्नाटका में पाई जाती हैं। और चिरान बहुत इंपॉर्टेंट है, चिरान जो है आपकी बिहार में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है 7.8 नगरधान एक्सकवेशंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी था। तो नगरधान एक्सकवेशंस में, नगरधान उत्खनन में क्या पता चला है? तो हाल ही में आपका नागपुर में एक नागपुर के रामटेक तालुक में हमें एक काफ़ी अच्छी एविडेंस मिली है कि रिलीजियस एफिलिएशंस और ट्रेड प्रैक्टिसेस वाकटक डायनेस्टी के बारे में पता चला है कि वाकटक राजवंश के टाइम में धार्मिक संबद्धता कैसी थी, जीवन कैसा था, और व्यापार में क्या क्या प्रथाएं वहाँ पे थीं। तो क्या हमें पता चला है इस एक्सकवेशन से या उत्खनन से? पहली चीज़, ये जो प्लेस है, मतलब नगरधन जो है एक अर्बन सेंटर था। नगरधन के बारे में हमें पता चला ये एक अर्बन सेंटर था, मतलब ये एक नगरीय केंद्र था, और इसे नंदीवर्धन कहा जाता था उस वक्त। और ये कैपिटल था आपका ईस्टर्न ब्रांच ऑफ वाकटक किंगडम की। तो वाकटक का जो वंश था उसकी पूर्वी शाखा की ये राजधानी थी नगरधन, और उसको हम जो है उस वक्त नंदीवर्धन कहते थे। अब उसके अलावा हमें एक रानी प्रभावती के बारे में भी जानकारी मिली है। तो रानी प्रभावती कौन है? प्रभावती गुप्ता कौन थी? ये रानी प्रभावती गुप्ता के बारे में ये माना जाता है कि ये किंग रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद ये जो है महारानी के रूप में इन्होंने आसन को ग्रहण किया था, या राज्यभार का कार्य संभाला था। फिर क्ले सीलिंग्स के बारे में भी हमें पता चला है, मतलब कि हमें मुक्तिका की मोहरें पता मिली हैं। इन मोहरों के माध्यम से हमें ये मोहरें सबसे पहली बार, मतलब ये पहली बार ही खोजी गई हैं, और ये शो करती हैं कि वहाँ पे जो है फीमेल रूलर जो है सक्सेसर के रूप में आई थी। मतलब ये आपकी रानी प्रभावती जो है एक महिला शासिका थी। तो ये हमें क्ले की सीलिंग से या मुक्तिका की मोहरों से पता चला है। अब इन अगर क्ले सीलिंग्स की बात करें तो इन मोहरों पर प्रभावती गुप्ता जी का नाम जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ब्राह्मी जो हमारी लिपि है उसमें अंकित है। उसके साथ साथ एक कांच का जो है कांच का मतलब शंख का भी चित्रण है। उसके अलावा वैष्णव का एफिलिएशन उसमें शो किया गया है, विष्णु भगवान की उसमें जो है चित्रण किया गया है। और विष्णु भगवान की अगर बात करें तो वैष्णव जो कल्ट है ये गुप्तास के साथ एसोसिएटेड थी। तो क्योंकि प्रभावती गुप्ता जो है गुप्ता वंश से थी, तो इसी वजह से ये इन्होंने जो है अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को वाकटक किंगडम के टाइम में भी चालू रखा था। अगर हम वाकटक किंगडम की बात करें तो इससे ये भी पता चलता है कि वाकटक के जो सीलिंग्स हैं ये ऑफिशियल और रॉयल परमिशन के लिए इशू की जाती थी। मतलब कि कोई भी ऑफिशियल परमिशन अगर ग्रांट करनी है तो मोहर लगा के देनी होती थी। आधिकारिक शाही किसी भी घोषणा पर मोहर लगानी होती थी, और ये मोहर इन सीलिंग से लगाई जाती थी। अगर हम वाकटक लोगों की बात करें तो वाकटक लोग जो है ईरान के साथ जो है इनके व्यापारिक संबंध थे। और ये ईरान के साथ जो ट्रेड हमारे व्यापारिक संबंध थे वो न केवल लैंड मार्ग से थे, बल्कि वो मेडिटेरेनियन सी के थ्रू भी थे। मतलब आपके भूमध्य सागर के थ्रू भी ये वहाँ से ट्रेड हमारे रिलेशंस थे। अब रिलीजन या धर्म की बात करें तो वाकटक के जो रूलर्स थे वो शिवा कल्ट को फॉलो करते थे, मतलब वो शैव संप्रदाय के लोग थे। परंतु अगर हम क्वीन की बात करें, प्रभावती गुप्ता जी की बात करें, तो उन्होंने जो है अपने देवी ईस्ट के रूप में उन्होंने जो है
वैष्णव प्रथा की पूजा की थी। अब ये जो प्रैक्टिस है नरसिम्हम की, वर्शिपिंग ऑफ नरसिम्हा, नरसिम्हा के अलावा रुद्र नरसिम्हा की भी जो है वहाँ पे इन्होंने वर्शिपिंग की थी। तो प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग नरसिम्हा ये महाराष्ट्र में इमर्ज हुआ था रामटेक से, और क्वीन प्रभावती ने काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले किया था वैष्णव प्रैक्टिसेस को विदर्भ रीजन में प्रोपगेट करने में। फिर अगर टेम्पल्स की बात करें, मंदिरों की बात करें, तो वैष्णव मत से संबंधित कई सारे जो टेम्पल्स हैं उनको इन्होंने बनवाया था, जैसे कि केवल नरसिम्हा टेम्पल, रुद्र नरसिम्हा टेम्पल, और ये सब जो है रामटेक से मिलते हैं, और इन सबको रानी प्रभावती की जी के टाइम पे बनाया गया था। अब अगर ऑक्यूपेशन की बात करें तो एनिमल रियरिंग या फिर क्या आपका पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय था। उसमें 7 जो है स्पीशीज डोमेस्टिक एनिमल्स की पाई गई हैं, जैसे कि कैटल मतलब मवेशी, उसके अलावा बकरी, फिर आपके शीप मतलब भेड़, फिर आपके पिग्स या शुकर, फिर कैट बिल्ली, हॉर्स, फिर फोल मतलब आपका वो चिकन होती है ना, उसको बोला जाता है फोल। इन सब चीज़ों को रखा जाता था। फिर एक कॉपर प्लेट भी पाई गई है, मतलब ताम्र पत्र भी प्राप्त हुआ है यहाँ से, जिसमें अगेन क्वीन प्रभावती जी का, रानी प्रभावती जी का जिक्र किया गया है। और इस ताम्र पत्र में जो गुप्तास हैं उनकी जीनोलॉजी को दिखाया गया है, मतलब गुप्तास की जो भी आपकी पूरी वंश है उसको अलंकृत किया गया है। और उसमें प्रभावती जी के जो ग्रैंडफादर हैं, मतलब दादाजी हैं समुद्रगुप्त जी, उनके बारे में भी जिक्र किया गया है। और ये इसी ताम्रलिपि से, ताम्रपत्र से ये पता चलता है कि प्रभावती गुप्ता के पिताजी चंद्रगुप्त द्वितीय थे। उसके अलावा एक जो है हमारी भगवान गणेश की बिल्कुल अक्षत मूर्ति भी प्राप्त हुई है। उस मूर्ति में कोई आभूषण नहीं थे, और ये भी इसी साइड से मिली है। इससे ये पता चलता है कि भगवान विष्णु गणेश की जो पूजा है वो उस वक्त भी होती थी, और उस वक्त सामान्य दिनों में उस वक्त गणेश जी एक सामान्य डेटी थे। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो गणेश जी को मुख्य डेटी की तरह या एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेटी की तरह, बहुत इम्पॉर्टेंट गॉड की तरह पूजा जाता है। उस वक्त ये सामान्य थे, इसीलिए इनके ऊपर ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन नहीं है। अब अगर हम वाक्टक डायनेस्टी की बात करें, वाक्टक वंश की बात करें, तो वाक्टक जो वंश है वो आपका सतवाहन के बाद आया था, और ये मध्य डेक्कन में तृतीय से 5th सेंचुरी में आया था। और अगर हम इनके राज्य की बात करें तो इनका जो किंगडम था ये साउथ में अगर देखें तो मालवा तक जाता था, नॉर्थ में देखें तो गुजरात तक जाता था, और अगर हम देखें तो तुंगभद्रा नदी तक इनका पूरा एक्सटेंड था। तो इनके जो उत्तर में मालवा से लेकर के दक्षिण सीमांत, और गुजरात से लेकर दक्षिण में तुंगभद्र नदी, तथा पश्चिम में अगर हम देखें तो अरब सागर मतलब अरेबियन सी से लेकर के, और यहाँ वेस्ट ईस्ट में देखें तो छत्तीसगढ़ तक ये वाक्टक किंगडम पूरा फैला हुआ था। अब अगर हम इनमें यहाँ पे बात करें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपके ब्राह्मण चीफ्टेन थे विद्याशक्ति, उनके द्वारा वाक्टक किंगडम की नींव रखी गई थी। वाक्टक के जो रूलर्स थे उन्होंने बहुत सारी जो है मैट्रिमोनियल अलायंसेस मतलब वैवाहिक गठबंधन किए थे। उनमें से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट गठबंधन जो हुआ था वो गुप्ता डायनेस्टी के साथ था, और गुप्त सम्राट आपके चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। उनकी जो शादी थी वो रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुई थी। वाक्टक्स जो है काफ़ी वास्तुकला के काफ़ी बड़े पैटर्न से मतलब संरक्षक थे, और उसके अलावा ये जो जिस रिलीजन को फॉलो करते थे वो था शैव मत, उसके ये अनुयायी थे। अब इसके अलावा जो रॉक कट केव्स हैं आपकी बुद्धिस्ट विहार और चैत्य जो अजंता में पाई जाती हैं, वो भी वाक्टक किंग हरिसेना के अंदर जो है बनाई गई थी। उनके संरक्षण में इन केव्स को बनाया गया था। अब हम कुछ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज इन न्यूज़। तो कौन कौन सी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज न्यूज़ में थी अभी? सबसे पहली है आपकी बीजन कोंडा, और दूसरी है आपकी लिंगल मेटा मॉनेस्ट्रीज़। अगर इनकी बात करें तो ये हमारी जो है ट्विन रॉक कट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़ हैं। हिंदी में बोलें तो ये 2 शैलोत्कीर्णित मतलब रॉक को काट करके जो बनाई जाती हैं उनसे काटी हुई जो है ये मॉनेस्ट्रीज़ हैं, और ये संक्रम विलेज में पाई जाती हैं जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ये जो है इनकी अगर डेटिंग करेंगे तो आपकी ये 3री ईस्वी सदी पूर्व में है। और इन साइट्स को अगर हम देखें तो इसमें तीन तरह की बुद्धिस्ट साइट हमने देखी हैं। पहली आपकी थेरावाद का पीरियड इसमें पाया जाता है।
जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा को जो है एक टीचर की तरह कंसिडर किया जाता था। और दूसरा जो है आपका महायान एक आपका है आपका, जिसमें आपको बुद्धिस्ट जी को एक काफ़ी डिवोशनल फिगर की तरह पूजा जाता था। और तीसरा आपका वज्रयान, जिसमें जो है तंत्रा का या एसोट्रिक फॉर्म का, अगर हम बोलें जिसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर्भूत जो आपका अभ्यास होता है वो किया जाता है। तो तीन तरह की हमारी अलग अलग बुद्धिस्ट यहाँ पे मॉन्क्स रहते थे। विशाखापट्टनम और भी बहुत सारी साइट्स के लिए फेमस है, जैसे कि आपकी तूतलकोंडा एक साइट है, वहाँ के लिए फेमस है, अप्पीकोंडा साइट के लिए फेमस है, और भावीकोंडा साइट के लिए फेमस है। अगर हम मुगलमणि मोनेस्ट्री की बात करें तो मुगलमणि मठ जो है आपका, यहाँ से है हमने जो है क्ले टैबलेट्स पे इंस्क्रिप्शन मिली हैं, मतलब कि हमारी जो एक मिट्टी की जो पटलिका होती हैं वहाँ से हमें अभिलेख मिले हैं। और ये जो है मुगलमणि आपका जो साइट है ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। और यहाँ से हमें 2 मॉनेस्ट्रीज़ का ज्ञान होता है। पहली आपकी मुगलाय विहारिका है, और दूसरी अगर आपकी होगी तो इसको यज्ञपिंडिका महाविहार कहा जाता है। 2 आपकी जो साइट्स हैं ये पता चली हैं। इन दोनों साइट्स की अगर हम बात करें तो ये 6ठी सेंचुरी CE से लेकर के 12वीं सेंचुरी तक ये थी। और इन साइट्स में जो है सेम पीरियड के अंदर 2 अलग अलग मोनेस्ट्रीज पाई गई हैं। मतलब इन मठों का निर्माण जो हुआ है इनके अंदर, मतलब एक ही अवधि में 2 अलग अलग मठ हैं एक साथ थी, और ये एक सिंगल कंपाउंड में 2 मठों की जो उपस्थिति है ये काफ़ी यूनिक है। अगर हम मुगलमणि की बात करें तो मुगलमणि जो सुवर्ण रेखा नदी है उसके लेफ्ट बैंक पर, लेफ्ट तट पर स्थित है, और ये आपकी वेस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर पाई जाती है। एक और ये जो साइट है ये काफ़ी बड़ी और ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है वेस्ट बंगाल की। इसको हम दांतापुर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी बोलते हैं। और इसको जो है आपके हुएन सांग के जो ट्रैवल जर्नल है CU की, उसमें भी इसका जिक्र पाया जाता है। फिर एक खेतरी जेपा मॉनेस्ट्री का भी जिक्र है। ये तिब्बतीन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है और धर्मशाला में पाई जाती है। इसके अंदर तिब्बतीन एक्साइल्स को भी रखा गया था 1992 में। फिर एक और मॉनेस्ट्री है जो न्यूज़ में थी, वो उसका नाम है लमयारू मॉनेस्ट्री। ये आपकी यारदुंग थापलिंग मॉनेस्ट्री के नाम से भी फेमस है, और ये आपकी लद्दाख में पाई जाती है। ये आपकी एक बहुत मेन सीट थी द्रिक्युंग कायुक ट्रेडिशन, जो कि तिब्बतियन बुद्धिज्म है, उसकी ये बहुत बड़ी सीट थी। हिस्ट्री अगर इस पर्टिकुलर साइट की देखेंगे तो 11वीं सदी से ये है। और यहाँ पे एक स्कॉलर रहते थे जिनका नाम था महासिद्धाचार्य नरोपा। उन्होंने इस मोनेस्ट्री की नींव रखी थी। तो आज की जो लेक्चर है इसमें हमने 7th टॉपिक तक कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम 8th टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।